देखो बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट जो कि वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। पर्टिकुलर कॉलम, पहला कॉलम होता है, दूसरा कॉलम होता है नोट नंबर, तीसरा होता है करंट ईयर फिगर्स और लास्ट कॉलम होता है प्रीवियस ईयर फिगर्स। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। और इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में फर्स्ट मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड। मेजर हेड, फर्स्ट मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इन तीनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज आती है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अभी बताते हैं इनका क्या रोल है अकाउंटिंग रेशो में। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है एसेट्स। एसेट्स पार्ट में फर्स्ट जो मेजर हेड होता है वो होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इनको शामिल करते हैं। ये क्या है आपकी नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में और भी होती है जैसे कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ओके, इसके बाद बच्चे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ये है कंपनी की बैलेंस शीट। कुछ रेशो होते हैं जो बैलेंस शीट रेशो होते हैं, जो क्या बोले जाते हैं बैलेंस शीट रेशो, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशो, शेयर होल्डर फंड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। ये कौन से रेशो है? बैलेंस शीट रेशो, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जो दिया गया था उनसे ही बनते हैं। अगले होते हैं बच्चे जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वो बेस्ड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है देखो सामने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है इसमें, जिसको नेट सेल्स बोलते हैं। अदर इनकम भी हो सकती है, टोटल रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। यदि ओपनिंग ज्यादा है तो वो एक्सपेंस में आएगा, है ना, और क्लोजिंग ज्यादा है तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव वैल्यू, याद रखना। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल जो होगा वो क्या होगा? टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस जब तुम रेवेन्यू में से माइनस करोगे, टोटल रेवेन्यू से माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दोगे तो आएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये है तुम्हारी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चे रेशोस। ठीक है, रेशोस किस तरह से तैयार करना है समझिए। जैसे ये करंट रेशो, ये बैलेंस शीट रेशो है, ये बैलेंस शीट रेशो है। ठीक है, बैलेंस शीट रेशो, नाम क्या है इसका? करंट एसेट्स रेशो। करंट रेशो क्या है? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, इसका आइडियल रेशो होता है 2:1 और सिग्निफिकेंट आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? फॉर्मूला और आइडियल रेशो। थ्योरेटिकल इतना ही है। इसके बाद अब तुमको मालूम होना चाहिए करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है देखो सामने, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट देखो, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, देखो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, दिख रहा है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है?
करंट असेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। ये याद रखना है। इससे तुम्हें ये भी याद हो जाएगा कि करंट असेट्स मेजर हेड में कौन कौन से सब हेड होते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है देखो करंट असेट्स। अच्छा, ये लिखा हुआ है प्योर रेशो। प्योर रेशो का मतलब ये होता है जैसे कि करंट असेट्स 2 है और करंट लायबिलिटी 1 है, तो अपन किस तरह बोलेंगे इसको 2:1, 2:1। तो ये क्या है करंट रेशो, प्योर रेशो। करंट असेट्स में हम शामिल करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या चीज, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में बच्चे एक इन्वेंट्री होती है जिसको बोलते हैं स्टोर, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, उसको शामिल नहीं करते हैं किसमें, करंट रेशो में, करंट असेट्स निकालते समय। ये होती करंट असेट्स है लेकिन करंट रेशो में इनको करंट असेट्स में शामिल नहीं करते। ये तुम्हें वाइवा का क्वेश्चन मिल गया। अभी वाइवा होगा तुम्हारा, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाएगा वाइवा में। ये रेशो बताओ, वो रेशो बताओ, इसमें क्या शामिल करते हैं, उसमें क्या शामिल नहीं करते। तो ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा क्या। एक तो आइडल रेशो क्या होता है 2:1। फॉर्मूला क्या होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में किसको शामिल नहीं करते हैं, इन्वेंट्री। करंट असेट्स में किसको शामिल नहीं करते, इन्वेंट्री में स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को। और क्या शामिल करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। दिख रहा है सामने, हेलो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे चाहिए अपन को, यदि प्रोविजन बना हुआ है तो प्रोविजन क्या होना चाहिए, उसमें से माइनस होना चाहिए, नेट चाहिए हमें, क्या चाहिए, नेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो है सारे की नहीं है, बोलो सब है, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट रेशो। क्या बोलते हैं इसको, है होता क्या ये, लिक्विडिटी रेशो। किसमें आता है ये। अब करंट लायबिलिटी में क्या शामिल करना है, बैलेंस शीट में पहुंच जाओ। क्या होती है करंट लायबिलिटी में, देखो करंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है। देखो ये रही करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये हो गया तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये रेशो कहां से बना, बैलेंस शीट से। कहां से बना ये, बैलेंस शीट से। क्लियर। अगला रेशो है तुम्हारा लिक्विड रेशो, जिसको अपन बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो, जिसको अपन क्विक रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यस, इसका आइडियल रेशो होता है 1:1, 1:1। प्योर रेशो होता है प्योर, ये भी किसमें आता है, प्योर में। ठीक है, क्विक असेट्स का मतलब होता है, अभी करंट असेट्स आपको बताई थी ना क्या होती है, जो करंट असेट्स है, करंट असेट्स है उसमें से माइनस और कर दो इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो जो बची हुई असेट्स है उनको क्या बोलेंगे, क्विक असेट्स। और करंट लायबिलिटीज का वही मतलब होता है जो कि अभी आपको बताया था करंट रेशो में। यस, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज क्विक असेट्स। ये भी भाई पूछा जाता है, क्विक असेट्स में आप क्या शामिल नहीं करते हैं, क्या शामिल नहीं करते, मैं फाइल शेयर कर दूंगा, लिखो नहीं। ठीक है, क्या शामिल नहीं करते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। और करंट असेट्स में, करंट असेट्स में क्या शामिल नहीं करते हैं, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में स्टोर्स, स्पेयर्स एंड टूल्स को। और यहां तो पूरी इन्वेंट्री निकाल के रख दी, यहां तो पूरी इन्वेंट्री हटा दी, कहां से, क्विक असेट्स से। ये तो पूरी इन्वेंट्री हट गई यहां से। ठीक है ना, ये भी कौन सा रेशो है, बैलेंस शीट, क्योंकि ये इसमें जो भी आइटम आए वो कहां से लिए जाएंगे, बैलेंस शीट। तो ये भी रेशो कौन सा हो गया, बैलेंस शीट रेशो। हाँ, हाँ तो उसमें कुछ होगा ना, तो करंट असेट्स निकाल ली थी तो स्टॉक तो प्लस करेगी। हाँ तो जब कुछ दिया नहीं होता तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक होता है। स्टॉक तो करंट असेट्स में आएगा ना, स्टॉक तो आएगा ना करंट असेट्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में फर्स्ट है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड से, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड से। देखिए, ठीक है, इसका आइडियल रेशो भी 1:1 होता है, ये भी प्योर रेशो होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है 1:1, इसका भी 1:1 ही होता है।
ओके, डेप्ट का मतलब किससे समझ लीजिए पहले। डेप्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें अपन शामिल करेंगे डिवेंचर्स को भी, मॉर्गेज लोन को भी, पब्लिक डिपॉजिट्स को भी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी। ठीक, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज को कंसीडर नहीं करना है, आपके कोर्स में नहीं आता है ये, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्लियर। और इक्विटी में शामिल करेंगे शेयर होल्डर फंड को। इक्विटी में किसको शामिल करेंगे? शेयर होल्डर फंड को। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, उसके आगे जो दिया हुआ है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये तुम्हारे उसमें नहीं आता, तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आएगा। यस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, इसके सपोर्टिंग रेशो भी होते हैं, सपोर्टिंग फॉर्मूले भी होते हैं। क्या होते हैं? सपोर्टिंग फॉर्मूले। क्या होता है सपोर्टिंग फॉर्मूला? देखो, किसका? इक्विटी का, शेयर होल्डर फंड का सपोर्टिंग फॉर्मूला देख रहे हैं? देखो बच्चे, सपोर्टिंग फॉर्मूला देखना, तुमको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये तुमको ये पता हो, तुमको ये पता हो तो तुम क्या करोगे, और तुमको ये पता हो, क्या पता हो? टोटल 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 ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी में से माइनस कर दो किसको? करंट लायबिलिटीज को और नॉन करंट लायबिलिटीज को। क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। और तुमको ये पता है, तुमको शेयर होल्डर फंड पता है, तुमको करंट लायबिलिटी पता है, तो क्या निकाल सकते हो? नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो कि नहीं? तो देखिए, नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स। अच्छा, इन्होंने क्या बताया? देखो यहाँ पे, अब ये कहां से मालूम पड़ेगा? तुम्हें असेट्स पूरी दे दी गई, क्या दी गई? असेट्स। तुम्हें नॉन करंट असेट्स पता है, तुमको करंट असेट्स पता है, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें से माइनस कर दो किसको? करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को, तो क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड। तो नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट असेट्स, ट्रेड है वो ट्रेड हो, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, सब कुछ प्लस कर रहे हैं, सब कुछ प्लस कर रहे हैं। ओके। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है समझते हो? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी भी माइनस होगी और करंट एसेट्स प्लस हो चुकी है। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, और प्लस करंट एसेट्स। तो क्या बन गया ये? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी, तो बचा क्या? शेयर होल्डर फंड। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का मतलब भी यही होता है करंट एसेट्स में प्लस है और करंट लायबिलिटीज माइनस। ये सपोर्टिंग फॉर्मूला था किसका? शेयर होल्डर फंड का। बनते किससे हैं? बैलेंस शीट से बनते हैं। किससे बनते हैं? बैलेंस शीट से बनते हैं। ओके, अगला देखिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। नाम ही इसका क्या है? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। डेप्ट मींस नॉन करेंट लायबिलिटी, डेप्ट मींस नॉन करेंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट्स का मतलब चाहे टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी ले लो और चाहे टोटल एसेट्स ले लो। यस, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट का भी टोटल क्या है? टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स पता है तो टोटल एसेट्स, ठीक। पीओ रेशियो में होता है ये भी। टोटल एसेट्स का मतलब है नॉन करेंट एसेट्स, होता है ना मेजर हेड, हेलो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेंट्रीज है ना, इंक्लूड करेंगे यहाँ पे लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर, सब कुछ को, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, यानी कि टोटल। बोलो बच्चे, टोटल। और डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आगे समझ में? ये भी कौन सा रेशो है? बैलेंस शीट रेशो है।
क्योंकि इसमें जो भी कुछ यूज हो रहा है वो कहां से यूज हो रहा है, बैलेंस शीट से। टोटल एसेट्स भी तुम्हें कहां से मिलेंगी, बैलेंस शीट से, और डेप्ट भी कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट। तो ये भी तुम्हारा कौन सा रेशो हुआ, बैलेंस शीट रेशो हुआ। और देखो बच्चे, प्रोपराइटरी रेशो, ये भी बैलेंस शीट रेशो है, ये भी क्या है, बैलेंस शीट रेशो। शेयर होल्डर फंड या प्रोपराइटर फंड या इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब तो समझ में आ गया ना ये है क्या, शेयर होल्डर फंड पता है ना क्या है, क्या है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं दिया गया तो इनडायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हो सपोर्टिंग फॉर्मूले से। और टोटल एसेट्स तुमको पता ही है क्या होती है, टोटल, अभी बताया ना टोटल। तो देखिए ये भी प्योर रेशो होता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब है बच्चे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस से, और टोटल एसेट्स का मतलब वही है जो अभी बताया था तुमको हमने। ओके, नेक्स्ट है बच्चे तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये क्या हो गया, मिक्स हो गया, एक इसमें पार्ट कहां का यूज होगा, ये मिक्स नहीं हो गया, ये तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये इनकम स्टेटमेंट बेस है, किस पे, इनकम, इनकम स्टेटमेंट, ये रहा इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो भी यूज होगा वो किसका यूज होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहां से मिलेगा तुमको, कहां से मिलेगा ये तुम्हें, इनकम स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है ना। अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये भी कहां से मिलेगा तुम्हें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रही है तुमको, ये दिखाई दे रही है, इसमें शामिल करते हैं किसको, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। आ गया समझ में, ओके। ये टाइम्स में होता है, ये किसमें होता है, टाइम्स में, टाइम्स, टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, टाइम्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको दिया गया होगा, उसमें सबसे पहले आप टैक्स प्लस करेंगे फिर इंटरेस्ट प्लस करेंगे, याद रखना क्रम, पहले क्या पेड होगा, टैक्स और फिर इंटरेस्ट। यस, ऐसा नहीं करना कि पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स कर दो, पहले क्या ऐड होगा, टैक्स, उसके बाद, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या लगता है, टैक्स, सबसे लास्ट में क्या लगता है, टैक्स, ठीक है ना। जैसे भिंड से ग्वालियर गए, सबसे लास्ट में क्या मिला था, मालनपुर, तो उधर से आओगे तो पहले क्या करोगे, मालनपुर में मिलोगे कि नहीं मिलेगा मालनपुर, उसके बाद गौल, ऐसे ही यहाँ पे पहले क्या मिल, सबसे लास्ट में क्या माइनस किया था तुमने, टैक्स। अब जब उल्टा चलोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एड बैक टैक्स, उसके बाद इंटरेस्ट। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जी बैलेंस शीट रेशियो, डेप्ट भी कहां से मिलेगा तुम्हें, बैलेंस शीट से, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से। लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेप्ट बताइए तुमको क्या होता है, अभी बताया ना बैलेंस शीट में, ये प्योर रेशो होता है, ये प्योर रेशो होता है। डेप्ट का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट से, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट याद कर लो, क्या याद कर लो, बैलेंस शीट, पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए सामने, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सपोर्टिंग फार्मूला क्या हो सकता है, सपोर्टिंग फार्मूला क्या हो सकता है, तुम्हें टोटल असेट्स मालूम है तो वो क्या हो गया, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, और तुम्हें क्या मालूम है, करंट लायबिलिटी, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ क्वेश्चन थे ऐसे तो ऐसे ही करे जाएंगे वो। आगे बात समझ में, चलिए आ रहा है आस्था समझ में आओ। तो ये कौन से रेशो हो गए तुम्हारी, लिक्विडिटी, कौन से हो गए, लिक्विडिटी में कौन कौन सीखे तुमने, करेंट रेशो और क्विक रेशो, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो कितने थे, 5, कौन कौन से थे, डेप्ट टू इक्विटी रेशो, इनको याद करना पड़ेगा, पूछा जाएगा तुमसे वाइवा में, तभी करा रहे हैं इसको तुम्हें, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हें डाल देंगे, जिस दिन वाइवा उस दिन एक दिन पहले देख के चले जाना, बिल्कुल बढ़िया बता के आओगे सब कुछ। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आएगा एग्जामिनर तो क्या पूछेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो।
क्योंकि तुमने देखा ना बैलेंस, बाकी सब क्या आते हैं बैलेंस शीट रेशो, उसमें घुसा क्या बैठा हुआ है, कौन सा रेशो बैठा हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो किस पे बेस्ड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, बाकी से सारे रेशो किसमें थे, प्योर में, वो अकेला किसमें था, टाइम्स में। वो आता किसमें, सॉल्वेंसी रेशो में। आता किसमें, सॉल्वेंसी में जितने भी रेशो हैं तुम्हारे में, पांच में से 4 क्या किसमें एक्सप्रेस होते हैं, प्योर में, और वो किसमें होता है, टाइम। ये भी तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का, 1 नंबर, क्योंकि असर्शन में दे दिया जाएगा तुमको, असर्शन में और रीजन में। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे देखिए, एक्टिविटी रेशो, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इसी से बनते हैं, एक्टिविटी रेशो से। एक्टिविटी रेशो से देखिए, फर्स्ट है बच्चे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। बच्चे ये टाइम्स में होते, जितने भी एक्टिविटी रेशो होंगे सबके सब किसमें होंगे, टाइम्स में। सबके सब किसमें होंगे, टाइम्स में होंगे। जितने भी एक्टिविटी रेशो होंगे वो टाइम्स। लिफ्ट देखते ना, तो भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब समझो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यस, सपोर्टिंग फॉर्मूला एक और होता है इसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यदि तुमको चेंज इन इन्वेंटरी दिया गया, क्या दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंटरी, तो देखना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यस, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी में तुमने किसको माइनस किया होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी को। करंट में से ओपनिंग माइनस करते हो, बात समझ में आ रही है तुमको। तो इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। और एवरेज इन्वेंटरी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चे, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन 2। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तुम देख रहे हो यहाँ पे पहले वाले रेशो में तुमने देखा कुछ जैसे तुम्हें इन्वेंटरी कहां से मिलेगी, बैलेंस शीट से, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसलिए इसको एक्टिविटी रेशो बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों से क्या लिए जाते हैं, एलिमेंट लिए जाते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज, अपॉन एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट डिडक्टेड। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2, अपॉन 2। ट्रेड पेबल टर्नओवर, यहां पे आपका क्या था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पे क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है ना, तो एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहां से मिलेगी तुमको, बैलेंस शीट से। वर्किंग कैपिटल कहां से मिलेगी, बैलेंस शीट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट से। यस, ये भी टाइम्स में होता है, जितने भी होते हैं सब किसमें होते हैं, टाइम्स में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यस, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मिल ही जाएगा तुमको, नहीं मिलेगा तो तुम्हें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया होगा और ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, तो उनका प्लस माइनस कर के क्या निकाल लोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कैसे चाहिए, नेट चाहिए। नेट का मतलब क्या होता है, फिक्स असेट्स यानी कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब किससे होता है, नेट सेल्स से होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, नेक्स्ट है बच्चे नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, बैलेंस शीट आइटम, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया, इनकम स्टेटमेंट से हो गया। यस, टाइम्स में आएगा ये भी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब होता है सेल से, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से, ठीक है ना। और नेट एसेट्स का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट एसेट्स का मतलब किससे है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स का मतलब किससे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है ना, बनता है ना उससे कैपिटल एम्प्लॉय। बताया सपोर्टिंग फॉर्मूला पहले बताया था ना, वही। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ये सब परसेंटेज में जाएंगे, किसमें जाएंगे, परसेंटेज में। यस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे जो भी कुछ यूज होगा वो किससे होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। फॉर्मूला देखो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या हो सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंटरी एक्सक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, याद रखना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी में आपको दूर रखना है किसको, स्टोर्स स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को। जिस तरह से तुमने करंट असेट्स में जब इन्वेंट्री को शामिल किया था ना, तो उसमें से हटा दिया था किसको, स्टोर्स स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में भी ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल ले, तो उसमें भी क्या करोगे, इनको हटाओगे, इनको क्या कर दोगे, हटा दोगे, क्योंकि ये बेचने के लिए थोड़ी रखे हैं अपन, ये तो अपने जो पार्ट्स हैं, अपने जो प्लांट है, मशीनरी है, उनके लिए एक्स्ट्रा खरीद के लाए हैं। कभी कोई चीज खराब हो जाए तो हम स्टोर्स में से निकाल के लगा देंगे, बेचने के लिए थोड़ी लाए हैं। किसके लिए लेके नहीं आए, बेचने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम, क्या बेचने के लिए लेके नहीं आए हैं, ये तो हम बैकअप के लिए लेके आए हैं, अपनी हमारा काम बंद नहीं हो जाए। क्या नहीं बंद हो जाए, काम। तो हमने नट बोल्ट वगैरह खरीद के रख लिए अलग, वो स्टॉक है वो भी क्या है, स्टॉक। लेकिन वो स्टॉक बेचने के लिए थोड़ी रखा है, वो तो हम यूज करेंगे, तो वो कहाँ बैलेंस शीट में जाएगा, असेट्स की तरह किससे डील होगा, असेट इन्वेंट्री में। लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो बेचने के लिए रखे हुए, जो किसके लिए रखे हुए, बेचने के लिए रखे हुए। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी आप एक्सक्लूड रखेंगे किसको, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कॉस्ट, यदि तुमको इस तरह से दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, प्लस करेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है जो गुड्स बेचने के लिए रखा हुआ है, और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखना चाहिए पॉजिटिव हो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स तो प्लस होगा, यस। और जब ये नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये माइनस होगा। इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन एज्यूम देम टू बी निल। और क्वेश्चन में नहीं दिया गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो उसको क्या मानेंगे, जीरो। ऑपरेटिंग रेशियो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए इसका एक और फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, देखिए क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें भी आप एक्सक्लूड रखेंगे स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को। नेट परचेजेस वही चीज ऊपर जो दिया हुआ है वही सब कुछ है बच्चे, वही सब कुछ है जो ऊपर अपन ने लिया था, किसमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है, सॉरी रेवेन्यू, यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दो किसको, ग्रॉस प्रॉफिट को, और ग्रॉस लॉस दिया है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन तो इसका मतलब है जीरो है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर देन नॉन ऑपरेटिंग। और पता है एक और छूटा है इसमें से, बताओ कौन सा ऑपरेटिंग में, बताओ बताओ और कौन सा छूटा है, देखो सामने, देखो ये छूटा है, ये कौन सा छूटा है, फाइनेंस कॉस्ट, इसको भी शामिल नहीं करते किसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। किसमें शामिल नहीं करते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। किसको, फाइनेंस कॉस्ट को भी शामिल नहीं करते, फाइनेंस कॉस्ट को भी शामिल नहीं करते। सेल्स माइनस सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग अलग होता है, यस।
फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये भी परसेंटेज में होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यदि तुमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स दिया है तो टैक्स प्लस कर लेना, तो क्या बन जाएगा वो बिफोर टैक्स। क्या बन जाएगा वो बिफोर टैक्स। इसमें तुम क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डेबिट हो गए हैं उनको क्या कर दोगे प्लस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो प्लस हो गई है क्रेडिट हो गई है उनको क्या कर दोगे माइनस। तो वो क्या बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे जो हमें प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अलावा हम जो खर्चे कर रहे हैं वो क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो ऑपरेटिंग इनकम के अलावा जो इनकम हो रही है हमको वो क्या बच्चे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया गया है उसमें आप अदर ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दो और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसी को तो बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको फाइनेंस कॉस्ट। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है बच्चे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या करंट नॉन करंट असेट्स। क्लियर सभी को? घर पे जाकर लिखना तब याद होगा तुमको, और डेली 5 दिन लगातार पढ़ते रहना, ऐसा रट जाएगा तो भूलोगे नहीं। ठीक है, और नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और तुम्हें सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा ना प्रैक्टिकल में, इंटरव्यू में, प्रैक्टिकल के वाइवा में सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से पूछा जाता है, रेशो से और कैश फ्लो से। रेशो से और कैश फ्लो से। रेशो रटवा दे रहे तुम्हें, कैश फ्लो करवा दे रहे तुम्हें। रेशो पहले करवा दे रहे हैं, उसके बाद क्या कराएंगे तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि यही दोनों चीजें तुम्हारी किसमें पूछी जाएगी बाय बाय। ठीक है, यही दोनों चीजें किसमें पूछी जाएंगी बाय बाय में। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, परसेंटेज में आएगा ये। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। माइनस टैक्स क्या होना चाहिए, टैक्स भी माइनस होना चाहिए। क्या माइनस होना चाहिए, टैक्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ, ये फॉर्मूला लास्ट ईयर ऐड हुई, लास्ट फॉर्मूला है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये भी परसेंटेज में होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लायबिलिटी साइड अप्रोच से। दो अप्रोच है, आपको दोनों ही पता है, लायबिलिटी साइड भी बता चुके हैं हम और आपको एसेट्स वाली भी बता चुके हैं, फालतू बात करने की जरूरत नहीं। पर कैपिटल जानती हो तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इसका मतलब क्या है बच्चे, जो प्रॉफिट है ना उसमें हमें सबसे पहले क्या जोड़ना पड़ेगा टैक्स, सबसे पहले डिविडेंड जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा डिविडेंड, यस। उसके बाद क्या जोड़ेंगे टैक्स, उसके बाद क्या जोड़ेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। बच्चे तुमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड का मतलब होता है तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो उन इन्वेस्टमेंट में, तुमने वैसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भाई उससे तुम्हें जो ब्याज मिला है उसको शामिल नहीं करोगे, उसको ब्याज को इंटरेस्ट को शामिल नहीं करोगे। ओके, यहाँ पे तुम्हें बिफोर चाहिए प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में तुम्हारा डिविडेंड भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, टैक्स भी जुड़ा हुआ होना चाहिए और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर, ये तीनों चीजें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तुमको पता है सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है प्रॉफिट में, उसके बाद टैक्स माइनस होता है, और टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका एप्रोप्रिएशन होता है, उस पर डिविडेंड बनता है, उस पर क्या बनता है डिविडेंड। ये हो गए तुम्हारे रेशियोज, ये सारे